नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। चिल्लूपार से पूर्व विधायक स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी को 5 अगस्त को जन्म दिवस है। इस मौके पर उनके बेटे कुशल तिवारी और विनय शंकर तिवारी की तरफ से पैतृक गांव बड़हलगंज के नेशनल पीजी कॉलेज में उनकी मूर्ति की स्थापना की जाएगी। आपको बता दें कि ये मूर्ति पीतल की बनी है, जो जयपुर से मंगवाई गई है। वो हरिशंकर तिवारी के कद जितनी ही है। मूर्ति के बगल में 2 जगह खाली छोड़ी गई हैं, जिसमें 2 अक्टूबर को गांधी जी की मूर्ति और चिल्लूपार से विधायक रहे भृगुनाथ चतुर्वेदी की मूर्ति उनके जन्म दिवस पर स्थापित की जाएगी, जो 1952 में पहली बार चिल्लूपार से विधायक बने थे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर नंद शामिल होंगे। गोरखपुर के चिल्लूपार विधानसभा से 6 बार रहे विधायक और 5 बार रहे मंत्री स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी के मूर्ति का अनावरण उनके पैतृक गांव में 5 अगस्त को होना तय हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा, पंडित हरिशंकर तिवारी चिल्लूपार विधानसभा से 6 बार विधायक और हर सरकार में 5 बार मंत्री रहे। कल उनके मूर्ति का अनावरण है, जिसमें बहुत से लोग सम्मिलित होने वाले हैं। गुरु शंकराचार्य भी उसमें आ रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में। कई पूर्व विधायक, कई पूर्व मंत्री और वहाँ की जनता कल वहाँ पर उनके मूर्ति अनावरण में शामिल होगी। यह मूर्ति पीतल की बनी है और सबसे बड़ी खासियत की क्या है कि यह मूर्ति उनके हिस नाप की है। इसका समस्त आयोजन उनके लड़के कुशल तिवारी और विनय शंकर तिवारी द्वारा किया जा रहा है। कल यह कार्यक्रम 10:30 बजे प्रारंभ होगा, जिसमें भारी संख्या में लोग सम्मिलित होंगे। आदित्य नारायण, इंडिया वॉइस, गोरखपुर। उधर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में बीजेपी विधायक रामलल्लू वैश्य के बेटे विवेकानंद वैश्य ने एक आदिवासी युवक को गोली मार दी। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आदिवासी युवक की शिकायत पर मोरबा थाने की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। वहीं बताया जा रहा है कि विधायक के बेटे का किसी से विवाद शुरू हुआ था। इसी बीच सूर्य प्रकाश खैरवार अपने एक साथी के साथ वहां बीच बचाव करने पहुंच गए। इसी बीच कहानी सुनी के दौरान विवेकानंद ने अपनी पिस्टल से सूर्य प्रकाश के ऊपर फायर कर दिया। गोली सूर्य प्रकाश के एक हाथ में जा लगी। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आनन फानन में घायल युवक को नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर पंजाब के तरनतारन जिले में भारत पाकिस्तान सरहद को पार कर भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुए एक पाकिस्तानी को बीएसएफ ने ढेर कर दिया, जिसके बाद बीएसएफ और थाना खाड़ला की पुलिस द्वारा इस कार्रवाई के बाद इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार भारत पाकिस्तान सरहद के नजदीक मौजूद सुबह करीब 4 बजे कुछ हलचल होती नजर आई। जब हलचल ना रुकी तो जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिस दौरान एक पाकिस्तानी नागरिक जो भारतीय सीमा में दाखिल हो चुका था को ढेर कर दिया गया है। खबर गुरुग्राम से, जहां 32 वर्षीय व्यक्ति की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि गुरुग्राम के सेक्टर 10 इलाके में मुकेश कुमार नामक व्यक्ति की आरोपियों ने हत्या कर दी थी, जिसके चलते पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि गुरुग्राम के सेक्टर 10 थाना इलाके में कंस्ट्रक्शन चल रहे थे। मकान में ठेकेदार ने 4 लोगों को रहने के लिए जगह दी। इस दौरान जहां कंस्ट्रक्शन का कीमती सामान भी रखा हुआ था, एक दिन रात को 3 आरोपी कंस्ट्रक्शन का कीमती सामान ट्रैक्टर में लोड कर कबाड़ी के पास बेचने चले गए। मृतक मुकेश ने जब इसका विरोध किया तो तीनों आरोपियों ने मिलकर मुकेश को मौत के घाट उतार दिया। उधर कुरुक्षेत्र में जुमे की नमाज में भारी सुरक्षा बल के बीच कार्रवाई की गई, तो वहीं पूरे प्रदेश में प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। बता दें कि चीनी मस्जिद के अंदर 1 दर्जन मुस्लिम समुदाय के लोग आए और बाकी लोगों ने घर में रहकर जुमे की नमाज अदा की। वहीं पुलिस ने मस्जिद में आए लोगों को वापसी घर भेज दिया, जिसके बाद चीनी मस्जिद के इमाम ने कहा कि आपस में भाईचारा बनाएं और शांति कायम रखें और कोई भी भड़काऊ पोस्ट न डालें। उधर फरीदाबाद के कांग्रेस वरिष्ठ नेता लखन सिंघला ने सबके साथ मिलकर लड्डू बांटे और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया कि कोर्ट के आगे कोई भी राजनीतिक साजिश नहीं चल सकती है। बता दें कि मोदी सरनेम केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई है।
कार्रवाई की गई थी, जिसके ऊपर उनकी सदस्यता को रद्द करने की बात की गई, उनको जेल भेजने की बात की गई। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगाई और देश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, आम जनता को आज उन्होंने एक बहुत बड़ी राहत देने का काम किया। शुरू से राहुल जी कहते रहे कि हमें कोर्ट की कार्रवाई पर भरोसा है, हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है, और वही हुआ। सबसे पहले आप मीडिया का धन्यवाद करता हूं। और आज जो है, आज हमारे जो राहुल गांधी जी का के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये मतलब जो न्याय का जो किया है, क्योंकि इससे ये साबित हो चुका है कि इसमें पार्टी कोई अहमियत नहीं रखती, क्योंकि कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं होता। भाजपा सरकार ने एक राहुल गांधी के साथ इतना अत्याचार किया, क्योंकि राजनीति के अंदर कुछ न कुछ हर आदमी बोलता है। ये पूरे समाज को पता है कि जो आज राहुल गांधी जी के साथ हुआ, ये सरकार ने, भाजपा सरकार ने अपनी तानाशाही जो राहुल गांधी के ऊपर की थी, ये राहुल गांधी उससे राहत मिली है। उधर नू में हुए दंगों के बाद अब पुलिस ने दंगों की शुरुआती जांच के बाद नू में रोहिंग्या और अवैध घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लिया। और वहीं पुलिस ने रोहिंग्यों और अवैध घुसपैठियों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर भी चलाया। बता दें कि जांच में सामने आया है कि ये लोग हिंसा में शामिल थे और इन रोहिंग्यों ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। उधर बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आगामी 2 सितंबर को 3 दिवसीय बारह प्रवास पर रहेंगे। इसको लेकर बागेश्वर भक्त मंडल ने बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोजन को लेकर शहर के प्रभु लोगों से विचार विमर्श किया गया है। कार्यक्रम संयोजक आनंद गर्ग ने बताया कि 2 सितंबर को 12 में ऐतिहासिक कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 51,000 मातृशक्ति की भागीदारी रहेगी। 3 और 4 सितंबर को मंडी प्रांगण में आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमान कथा करेंगे। वहीं व्यापार मंडल के अध्यक्ष देवकी नंदन बंसल और किसी उपज मंडी के वर्ग व्यापार संघ के अध्यक्ष मनीष लश्करी ने बताया कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का 12 में हनुमान कथा के लिए समय लेने के लिए राजनीतिक और गैर राजनीतिक के अलावा कई संस्थाओं से जुड़े आनंद गर्ग का विशेष प्रयास किया जा रहा है। अब खबर कुरुक्षेत्र से, जहां पर आपको बता दें कुरुक्षेत्र में लगातार हो रहे कांग्रेस की पार्टी को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के पुलिस वाले बयान की पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने निंदा की है। उस मुद्दे पर बोलते हुए अशोक अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि लोगों की जान माल की रक्षा करना, और सरकार स्वयं कह रही है कि हम रक्षा नहीं कर सकते। ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। सरकार को ये पहले से पता था कि इतने लोग इकट्ठे होंगे, तो सरकार को उनकी सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए था। और मुख्यमंत्री का ये बयान कि हम हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकते, मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। किसी की भी सबसे पहली जो मांग होती है या सरकार की जो सबसे पहली जिम्मेवारी होती है लोगों की जान माल की रक्षा करना, और सरकार स्वयं करे कि हम रक्षा नहीं कर सकते, तो फिर इस सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। गुरुग्राम के भवानी एन्क्लेव में दर्जनों गाड़ियों के शीशे तोड़ने का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस को शिकायत दी गई है। वहीं पुलिस की तरफ से अपील की गई कि ये किसी तरह की अफवाहों में लोग ना आए, ये किसी शरारती तत्व की शरारत है। इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है। वहीं पुलिस को यह भी अंदेशा है कि किसी व्यक्ति ने नशे की हालत में शायद इस तरह की वारदात को अंजाम दिया हो। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तार कर ली जाएगी। पुलिस ने ये भी मानना है कि किसी शरारती तत्व की शायद आपसी भाईचारा बिगाड़ने की भी ये एक तरह की साजिश हो सकती है। उधर गुरुग्राम के धनवापुर फाटक के पास गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया। धनवापुर फाटक के पास निर्माणाधीन अंडरपास की शटरिंग गिरने से एक श्रमिक की मौत हो गई, वहीं 2 श्रमिक घायल हो गए। हादसे में कुल 8 श्रमिक दब गए, जिन्हें एनडीआरएफ समेत बचाव दल की मदद से बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया है। तो गुरुग्राम का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर निर्माणाधीन अंडरपास का स्लैब गिर गया।
इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है। उधर कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी हॉस्पिटल में एक महिला का फोन चोरी करते हुए लोगों ने एक व्यक्ति को पकड़ा, जिसके पास से कई आधार कार्ड की फोटोकॉपी बरामद हुई। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी पिछले कई दिनों से यहां पर चक्कर काट रहा था और पहले भी कई बार चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। 112 पे इवेंट प्राप्त हुआ था कि एलएनजेपी हॉस्पिटल में मोबाइल चोरी कर लिया है किसी मरीज का, और यहाँ आने के बाद मेरा लगा है कि इसके पास काफी फर्जी डॉक्यूमेंट ले जाइए और काफी लोग पकड़े हुए थे। हमने लोकल पुलिस से यूनिवर्सिटी थाने से आईओ बुला लिया है और आईओ के हवाले कर देंगे। जो भी तफ्तीश में मैटर होगा वो आपको जानकारी दे दी जाएगी। भले ही हम नई शिक्षा नीति को लेकर बेहद उत्साहित हैं और सरकारी द्वारा कई दावे किए जा रहे हैं कि सैद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ अब व्यवहारिक शिक्षा भी बच्चों के भविष्य को संवारने में मददगार साबित होती है, लेकिन नरसिंहपुर जिला मुख्यालय में महज 5 किलोमीटर दूर नया स्कूल भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। एक छोटे से छप्पर वाले कमरे में एक साथ कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे अपने भविष्य का निर्माण बेहद बदहाली में करने को मजबूर हैं। बता दें, एक ही कमरे में कक्षा 1 से लेकर 5 तक की क्लास संचालित की जा रही है। साथ ही शासन प्रशासन से लेकर शिक्षा विभाग तक कई बार पत्राचार किए गए, लेकिन ना ही भ्रष्टाचार की कोई जांच हुई और ना ही नया भवन बनाया गया, जिसके चलते मजबूरन उन्हें इन्हीं हालातों में बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है। यहाँ पे भोजन बनता था, मध्याह्न भोजन, ऐसा बताया गया पुराने प्रभारी द्वारा, और वर्तमान में हम लोग ये एक कक्ष में 5 कक्षाएं लगाते थे और फिर धीरे से हमने एक दहलान बरामदा बनाया हुआ है, उसमें 3 शेड बनाकर और फिर उसमें 2 कक्षाएं और लगा। तो जैसा कि इसमें आया है कि पहले प्रस्ताव वगैरह भेजा जा चुका है, तो उस प्रस्ताव को फॉलोअप करवा लेते हैं और दूसरी वैकल्पिक अभी क्या व्यवस्था कर सकते हैं उसका देखेंगे। थैंक यू सर। खबर देवास से 3 दोस्त काली सिंध नदी में तैरने गए थे, जहां एक 16 वर्षीय युवक गहरे पानी में डूब गया। मौके पर पहुंची पुलिस और एनडीआरएफ की टीम युवक के शव को बरामद करने में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार 16 वर्षीय महेंद्र उर्फ अपने 2 दोस्तों के साथ नहाने गया था। बता दें, तीनों पीपलरावा अंतर्गत काली सिंध नदी के सुरजना घाट पर नहाने पहुंचे थे, जिनमें से एक युवक डूब गया। ये खबर जब ग्रामीणों को लगी तब ग्रामीण वहां पर एकत्रित हुए। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने देर रात तक किशोर की तलाश की, लेकिन वह दिखाई नहीं दिया। फिर एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, जो नदी में किशोर की तलाश कर रही है। तो फिलहाल रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं खबरों में आगे। खबर यमुनानगर से, जहां आपसी रंजिश के चलते दुर्गा गार्डन में वर्कशॉप में घुसकर जानलेवा हमला किया गया। बता दें, पुलिस ने हमला करने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से हमले में प्रयोग किए गए हथियारों को भी बरामद किया है। यमुनानगर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 जुलाई को करीब 4 बजे दुर्गा गार्डन में कमलबासी दुर्गा गार्डन के वर्कशॉप पर मुंह बांधे हुए 3 हमलावरों ने अवैध हथियारों के साथ अंधाधुंध गोलियां चलाकर जानलेवा हमला किया था, जिसमें गोली लगने से वहां पर काम करने वाले रमंगनान के कर्मचारी को बाजू में गोली लगी। घटना के बाद सभी हमलावर मौके से फरार हो गए थे। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रंजिश जो है वो सामने नहीं आई, और इसमें अभी तक की पूछताछ में ये भी आया है कि इनको जो टास्क दिए जाते थे वो आगे की इन्वेस्टिगेशन में भी आएगा कि विदेश से भी और लोगों पे भी इनको जो है ये आशंका, इनको टारगेट मिले थे जो कोई पुरानी रंजिश या कोई दुश्मनी होती है गांव लेवल पे, उसके चलते भी ये जो है वो बाकी। उधर बल्लभगढ़ के थाना आदर्श नगर प्रभारी कुलदीप सिंह ऊंचा गांव स्थित मस्जिद का मुआयना करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मस्जिद में मौजूद मस्जिद के मौलाना और तमाम जमाती लोगों को धारा 144 के पालन के जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर मस्जिद के मौलाना जमुलुद्दीन ने भी समाज के लोगों से अपील की कि वे इलाके में शांति और सौंदर्य बनाए रखें और अपने घरों में सुरक्षित रहें। इसके अलावा थाना प्रभारी ने कहा कि अपने घरों में रहकर सभी लोग नमाज पढ़ें और अफवाहों पर ध्यान न दें।
144 लागू है तो धारा 144 के नियमों का पालन करें। यदि इस तरह से नहीं होगा तो फिर इस पर कानूनी सख्ती की जाएगी। आज जुमे का दिन है, मस्जिदों में नमाज पढ़ने आते हैं तो कैसे रोका जाएगा? धारा 144 लगी हुई है तो उसके पालन करना होगा। तो यमुनानगर में शिवसेना समिति ने हिंदू रीति रिवाज से हरियाणा पुलिस के माध्यम से मिले लावारिस शव का यमुना स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया। बता दें, जिले में मिलने वाले लावारिस शवों का शिवसेना समिति पिछले काफी समय से अंतिम संस्कार करती आ रही है। आज भी संस्था को यह शव हरियाणा पुलिस के माध्यम से प्राप्त हुआ था, जिसका यमुना स्थित शमशान घाट में सभी साथियों ने मिलकर अंतिम संस्कार करने का काम किया। साथ ही पंडित श्याम सुंदर शास्त्री ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा पुलिस को ये सब ऑटो स्टैंड के पास से लावारिस हालत में मिला था, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस ने 72 घंटे में इसके परिवार वालों की तलाश की कोशिश की, मगर जब कोई भी परिवार का सदस्य नहीं मिला तो पोस्टमार्टम कराने के बाद शिवसेना समिति के हवाले कर दिया गया। शिवसेना समिति सेवा समिति का इसका हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। शिव सेवा समिति को यह सब हरियाणा पुलिस के माध्यम से प्राप्त हुआ। 35 वर्षीय ये युवा का शव था, जो कि हरियाणा पुलिस को रेलवे स्टेशन के पास जो ऑटो स्टैंड है उसके पास प्राप्त हुआ था। 72 घंटे रखने के पश्चात जब कोई इसका परिजन नहीं मिला तो हरियाणा पुलिस ने शिव सेवा समिति को यह शव दिया और आज शिव सेवा समिति के सभी सदस्यों ने सनातन परंपरा के अनुसार इस शव का अंतिम संस्कार किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।